हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का रंग रूट जो है वो थोड़ा बदलने वाला है, तो तैयार रहिए आज के बहुत ही बेहतरीन सेशन के लिए। आज है 24 नवंबर और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और हाँ, आप लोगों को क्विज अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है। सेशन को तो आप लोग लाइक करते ही हैं, साथ में मुझे ये भी बताना कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। क्या इसे फिर फ्यूचर में कंटिन्यू रखा जाए या फिर इसमें कुछ और एड ऑन करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन को। रिसेंटली आईएनएस विशाखापट्टनम को इंडियन नेवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जानेंगे हम लोग कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है और क्यों ब्रिटेन और यूएसए के द्वारा ये कहा गया कि जिस दिन आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के अंदर शामिल होगी उस दिन भारतीय नौसेना की ताकत दुगनी हो जाएगी। तो जानते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या ये क्वेश्चन कहता है। यहां आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है आईएनएस विशाखापट्टनम, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो यहां पर बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। मजगांव जो डॉक शिप बिल्डर्स है मुंबई के अंदर स्थित है, उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। यहां हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम जो है वो प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। यहां पर प्रोजेक्ट 15B को आप लोग याद रखिए। हम लोग अभी समझेंगे कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो रिसेंटली ये प्रोजेक्ट 15B के तहत आईएनएस विशाखापट्टनम को इंडियन नेवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको मजगांव जो डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड है इसकी द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, और रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था। अच्छा, यहां पर आप लोग देखिए कि भारत की ये फर्स्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापट्टनम और प्रोजेक्ट 15B जो है इसके तहत इसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो एयरप्लेन है वो एक इनविजिबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इनविजिबल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होने पर वो किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आता। लेकिन ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की मदद से इसको इनविजिबल बनाया जा सकता है। पहले की यदि हम लोग बात करें कि जो एयरप्लेन होता है इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि जो रडार से सिग्नल्स आ रहे हैं वो रडार के सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर पहुंच जाते हैं। दूसरा, इसको जो कवर है इसको कुछ ऐसे मटेरियल से कवर किया जाता है जिससे रडार से जो वेव्स आ रही हैं उनको वहीं पर वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये दो टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी प्लेन को इनविजिबल बनाया जा सकता है। बेसिकली जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको राउंड शेप बनाने का भी कारण यही है कि रडार की पकड़ में वो कम से कम आए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि मटेरियल यूज किया जाए या फिर उसका डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो रडार के पकड़ में ना आए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यूएसए के पास में कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी डिजाइन आप लोगों को ये कौवे के समान लगती होगी। ये अटपटी डिजाइन केवल इसलिए रखी गई है ताकि रडार से जो भी वेव्स आ रही हैं वो इसकी सरफेस से टकरा कर आगे निकल जाए या फिर अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर ले। अच्छा, इसके साथ में इसमें वो मटेरियल भी यूज किया गया है जो कि उन वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे किसी प्लेन की जो डिजाइन है वो थोड़ा राउंड शेप में इसलिए रखी जाती है ताकि रिफ्लेक्ट होके वो वेव जो है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाए और किसी भी रडार के वो पकड़ में ना आए। यहां आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आईएनएस विशाखापट्टनम है ये ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस है। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको तो भारत और रशिया की मदद से बनाया गया है ब्रह्मोस मिसाइल को, और ये बहुत ही बेहतरीन, या हम लोग कहें कि आज तक भारत के अंदर सबसे बेहतरीन जो मिसाइल निर्मित की गई है
एयरक्राफ्ट मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, वो कौन सी है? ब्रह्मोस है। इसके साथ में बराक को भी आईएनएस विशाखापट्टनम पर तैनात किया गया है। यदि हम लोग इसके कुछ डायमेंशंस को समझने की कोशिश करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 163 मीटर्स है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो 17 मीटर्स है और ये कैरी कर सकता है, डिस्प्लेस्ड कर सकता है 7400 टन्स को। तो काफी अच्छा ये एक आईएनएस हमारे सामने नौसेना में शामिल हुआ है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है मझगांव, जो डॉक शिप बिल्डर्स है इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। आपके सामने एक मूवी का सीन है। यदि आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी मेमोरी का ये टेस्ट है कि यदि ये पिक्चर आप लोगों को याद है। अच्छा, आप लोगों ने कभी आर्मी का या एयरफोर्स का एसएसबी टेस्ट दिया होगा? आप लोगों में से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस ने एसएसबी टेस्ट जो है वो दिया है आर्मी का। उसमें आप लोगों को एक पिक्चर जो है वो सामने दिखाई जाती है और लगभग वहां पर 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है उस पिक्चर पर कुछ लिखने के लिए। तो ठीक इसी तरह अब आप लोगों को बताना है कि ये जो सीन है ये किस मूवी का है। यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की, जैसे प्रोजेक्ट 75 है। तो प्रोजेक्ट 75 जो है इसमें कुल 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी। जैसे प्रोजेक्ट 75 आई है, इसमें भी 6 सबमरीन्स जो है वो बनाई जाएंगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोजेक्ट 75 जो है वो इंडिया का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट नहीं है, इसको फ्रांस की मदद से बनाया जा रहा है। जबकि हम लोग बात करें प्रोजेक्ट 75 आई, ये केवल और केवल इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। और फ्रांस की मदद से प्रोजेक्ट 75 के तहत ही आईएनएस वेला जो है इसको रिसेंटली क्या किया गया है, इंडियन नेवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, बेसिकली जो सबमरीन्स होती है वो दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की वो होती है। एक में तो हम लोग बात करें, एक तो होती है कन्वेंशनल, ठीक है। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, वो है न्यूक्लियर। तो दो तरह की सबमरीन्स होती है। कन्वेंशनल में ये डीजल ऑपरेटेड रहती है, जबकि न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है जैसे यूरेनियम, इनसे इसको रन किया जाता है। तो दो टाइप्स की आप लोग याद रखना। यहां पर ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं 75 और 75 आई, ये दोनों के दोनों कन्वेंशनल सबमरीन्स को निर्मित करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। एक देश है जिसके द्वारा रिसेंटली जिरकॉन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको निर्मित किया गया है। देश का नाम तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि ये हाइपरसोनिक क्या होता है और क्रूज मिसाइल कैसे वर्क करती हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो रिसेंटली रशिया के द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है। अच्छा, यहां पर एक वर्ड काम में लिया गया है, वो है हाइपरसोनिक। तीन वर्ड्स आप लोग हमेशा देखते हैं, एक तो होता है सबसोनिक। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने वर्ड्स को क्लियर कर देता हूं। एक तो होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। तो ये तीन वर्ड जो है ये आप लोगों को क्लियर करना जरूरी है। तो हाइपरसोनिक में क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जब साउंड की वेलोसिटी से तेज हो जाए, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा हाइपरसोनिक। यदि इक्वल है साउंड की वेलोसिटी से, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे सुपरसोनिक। और सबसोनिक हम लोग तब कहेंगे जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कम है किसके, साउंड की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो सबसोनिक मिसाइल है। अच्छा, यहां पर एक वर्ड और भी तो काम में लिया गया है, वो है क्रूज मिसाइल। तो डिपेंड ऑन पाथ, दो टाइप्स की यहां पर मिसाइल होती हैं। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, सुना होगा आप लोगों ने। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग किसे कहते हैं, समझिए यहां पे आप लोग। देखिए, जब मान लीजिए कोई मिसाइल जो है वो सरफेस से लॉन्च की गई है और ये एनवायरनमेंट को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अपने टारगेट को फिक्स करती है, तो इसे कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने एनवायरनमेंट को क्रॉस कर दिया है। लेकिन क्रूज मिसाइल के अंदर क्या होता है कि वो केवल एक सर्टेन
लिमिट पर ही ऊपर जाती है और उसके बाद में सीधा जो है ये पाथ को तय करती है और अपने टारगेट को जाकर हिट करती है। तो इसने एनवायरनमेंट को क्रॉस नहीं किया है क्रूज मिसाइल ने। तो ठीक वैसे ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो है वो दोनों आपस में डिफरेंस रखती है। तो यहां पर आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो जिरकॉन मिसाइल है ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको रशिया के द्वारा टेस्ट फायर किया गया है। इसको किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च भी किया जा सकता है। तो एयरक्राफ्ट के साथ में अटैच करके फिर इसे लॉन्च भी किया जा सकता है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि रूसी नौसेना ने फ्रिगेड एडमिरल गॉर्सोव युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसने रूसी आर्कटिक जल में रखे परीक्षण लक्ष्य को सही ढंग से मार गिराया है। रूस ने नुडोल नामक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग करके कम पृथ्वी की कक्षा में अपने स्वयं के उपग्रह को भी क्या किया था, रिसेंटली नष्ट कर दिया था। अच्छा, इसी से रिलेटेड भारत का भी एक मिशन था जिसे कहा गया था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंदर क्या हुआ था कि भारत के द्वारा खुद का ही एक सैटेलाइट जो है उसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, LEO लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर वहां पर इसको क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। और इसके साथ में ही भारत जो था वो विश्व शक्तियों के अंदर शामिल हो गया था। आई थिंक भारत जो था वो पूरे विश्व में चौथा ऐसा देश बन गया था। आप लोग करेक्ट करना कि या तो तीसरा देश था या फिर वो 4th नंबर का कंट्री था जिसने हवा के अंदर यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर किसी सैटेलाइट को उड़ा दिया था। चलिए, रशिया की यदि हम लोग बात करें तो एक ऐसा कंट्री है ये जो कि यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर यहां पर फैला हुआ है। अच्छा, दोनों कॉन्टिनेंट को जो अलग करती है, यहां पर आप लोग एक माउंटेन रेंज देख सकते हैं, यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में एक माउंटेन रेंज है। उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जो कि यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करती है और यहां पर रशिया के 2 पार्ट भी करती है। बेसिकली वो फोल्डेड माउंट है। ठीक है, चलिए, यहां पर कैपिटल हम लोग देख सकते हैं रशिया की मॉस्को है, करेंसी क्या है, रूबल है, और प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप लोग को पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा लॉ पारित किया था जिसके तहत वो 2036 तक यहाँ पर प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, जबकि चाइना के जो शी जिनपिंग हैं उनके द्वारा एक ऐसा लॉ बना दिया गया है कि वो जीवन भर चाइना के क्या बने रह सकते हैं, प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। रशिया की जो पार्लियामेंट है इसको ड्यूमा कहा जाता है। लीना जो रिवर है वो रशिया की सबसे लंबी रिवर है और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है, एल्बुर्ज। एल्बुर्ज जो है वो भी क्या करती है, एशिया और यूरोप के बीच में एक सीमा रेखा बनाती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन इससे डिफरेंट था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोव्ड फ्रॉम रशिया, तो भारतीय संविधान के अंदर रशिया से हम लोगों ने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान जो है वो रशिया से लिए गए हैं। अगली खबर जो है वो बड़ी जबरदस्त है। खबर क्या है कि रिसेंटली नेशनल बुक अवार्ड जो है वो 2021 दिया गया है। बुक का नाम आप लोग देख सकते हैं, हेल ऑफ ए बुक, लेकिन राइटर जो है वो जैसन मॉट है। अच्छा, इनकी क्या स्टोरी रही है, क्यों इन्होंने किताब लिखी है और किस साहसिक काम के लिए किताब लिखी है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ है कि 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो रिसेंटली जैसन मॉट के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो जीता गया है। 72nd जो है ये इसका एडिशन है और नेशनल बुक फाउंडेशन एज ए वर्चुअल इवेंट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। क्या हुआ था, बेसिकली जैसन मॉट ने अपने उपन्यास के अंदर एक कहानी जो है इसको साझा किया है। इन्होंने जब यात्रा की थी तो यात्रा करते समय ब्लैक कॉम्प्लेक्स के एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि स्वयं में एक राइटर थे, उनके द्वारा एक साहसिक कार्य जो था वो किया गया था। बेसिकली प्लेन के अंदर कुछ ऐसा साहसिक कार्य किया गया और उस कहानी से इंस्पायर्ड होकर इनके द्वारा एक किताब लिखी गई और इस उपन्यास को यानी कि उपन्यास श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया। जबकि नॉन फिक्शन के अंदर टिया माइल्स की किताब है ऑल दैट शी कैरिड। इसके साथ में ही यूथ के लिए जो लिटरेचर है इसका नाम है लास्ट नाइट
एट द टेलीग्राफ क्लब, मेलिंडा लो के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग ये सेक्शंस के अंदर राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो है वो दिया गया है। टॉप 5 अवार्ड्स की यदि हम लोग बात करें तो आर्यभट्ट अवार्ड जो है वो जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है डेविड कार्ड, जोशाउ डी और एंग्रिस्ट गुडो इम्बेंस जो है इनको क्या दिया गया है इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज। बेसिकली नोबेल प्राइज जो है वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, जिस दिन पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 45th वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेचर अवार्ड जो है वो रिसेंटली बेंजामिन को दिया गया है। इसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2021 जो है वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करना। फिर है सीके प्रहलाद अवार्ड 2021 जो है वो ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सत्य नडेला को दिया गया है। अब देखिए अगली न्यूज जो है, अगला क्वेश्चन वो बड़ा बेहतरीन है। आपको पता है कि रिसेंटली आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये अभी समाप्त हुआ है, लेकिन अब 2022 के अंदर ये वापस से आयोजित होगा। अच्छा, यहां पर हेडिंग है कि आईपीएल की घर वापसी हुई है, तो इससे आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं। आईपीएल 2020 जो है ये यूएई के अंदर खेला गया था। इसकी पहले मेजबानी भारत को दी गई थी और फिर यूएसए को इसकी मेजबानी सौंप दी गई थी। देखिए आईपीएल जो है वो काफी प्रेस्टिजियस है, लेकिन अब केवल एक जुआ बनकर रह गया है। जब से आईपीएल शुरू हुए हैं तब से मैचों के प्रति वर्चस्व जो है वो भारतीय लोगों का वो बहुत कम हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जो है ये भारत के अंदर खेला जाएगा, तो वापस घर में लौट चुका है। अभी आप लोग को पता है कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जय शाह, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसके अध्यक्ष भी कौन है, अमित शाह के बेटे जय शाह जो है वो अभी अध्यक्ष हैं। तो 15th सीजन जो है आईपीएल का वो हिंदुस्तानी सॉयल यानी कि भारतीय भूमि पर ये खेला जाएगा और 2022 के लिए ऑक्शन जो है वो अब जल्दी ही बोली जो है नीलामी वो जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह है और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली हैं। आईपीएल की यदि हम लोग बात करें तो इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो खेला गया था 2008 में। विनिंग टीम जो है वो राजस्थान रॉयल्स रही थी 2008 के अंदर, यानी कि सबसे पहले आईपीएल जो मैच जीता गया था वो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था और इसमें रनअप जो टीम रही थी वो चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। ठीक है, 2021 के अंदर इसका 14th एडिशन जो है वो खेला गया है इंडिया, और इंडिया के पास में मेजबानी थी, लेकिन इसको शिफ्ट किया गया कहां पर, यूएई के अंदर इसको शिफ्ट किया गया था। विनिंग टीम इस बार कौन रही है, चेन्नई सुपर किंग्स रही है और इसी में ऑरेंज कैप जिनके द्वारा सर्वाधिक रन बनाए गए थे ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप जो है वो दी गई है। हर्षल पटेल बहुत शानदार खिलाड़ी है, पर्पल कैप जो है वो इनको दी गई है जिनकी द्वारा सर्वाधिक विकेट लिए गए थे। अगली न्यूज हम लोग देख रहे हैं कि बेस्ट मैरीटाइम स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसा स्टेट जिसको पूरे भारत के अंदर मैरीटाइम स्टेट के नाम से जाना जाता है और वहां पर मैक्सिमम नेवल एक्सरसाइजेज और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो काफी अधिक हुए हैं। तो क्या मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है वो किसको अनाउंस किया गया है, आंध्र प्रदेश को। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि आंध्र प्रदेश की लोकेशन क्या है। ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो भारत के साउथ के अंदर स्थित है आंध्र प्रदेश। इतनी लंबी तट रेखा इसकी है कि यहां से जो मैरीटाइम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा तादाद में होता है। और रिसेंटली 21 नवंबर 2021 को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया था और उसी दिन ही आंध्र प्रदेश को मैरीटाइम स्टेट घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश के साथ में बेस्ट सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बालासोर को घोषित किया गया जो कि उड़ीसा में स्थित है। बेस्ट मरीन स्टेट आंध्र प्रदेश को। इनलैंड स्टेट अवार्ड जो है वो तेलंगाना को दिया गया है। इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जो है वो बालाघाट मध्य प्रदेश को दिया गया है। बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो त्रिपुरा को घोषित किया गया है। बेस्ट हिल एंड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉनगी गांव जो है इसको घोषित किया गया है जो कि असम में स्थित है। तो ये सारे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर जो 3 दे रखे हैं इनको तो याद कर ही लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, अब जो है मैनुअली आप लोगों को पता होगा कि टैंकों की सफाई की जाती है। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, यहां पर मैनुअली सफाई की जा रही है, लेकिन अब जो है वो इससे निजात पाई जा सकती है। रिसेंटली एक आईआईटी के द्वारा होमो सैप, तो यहां पर पूरा मीन जो है वो है होमोसेपियन। आप लोगों को पता भी होगा कि मानव जो है इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में होमोसेपियंस कहा जाता है, तो ये वर्ड वहीं से लिया गया है। तो रिसेंटली एक आईआईटी के द्वारा एक रोबोट को डेवलप किया गया है जो कि सेप्टिक टैंक जो होते हैं इनकी क्या करता है, सफाई करता है। तो भारत के अंदर ऐसे दृश्य जो हैं वो बड़े आम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और इसी से निजात दिलाई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। वहां के दो स्टूडेंट जो हैं इनके द्वारा एक ऐसा रोबोट डेवलप किया गया है जो कि क्या करेगा, इन सेप्टिक टैंक्स की सफाई करेगा। यहां आप लोग देख सकते हैं कि आईआईटी मद्रास के जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके 3 साल के मेहनत के बाद ये रोबोट जो है वो डेवलप किया गया है। अब ये रोबोट डेवलप हो गया है, तो यहां पर ये जो ऐसी पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं ये बड़ी भयावह है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन अब भी इंडिया, एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं मिसाइल्स की, एक तरफ हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर्स की, ई कॉमर्स की बात करते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जहां पर अभी मैनुअल जो है वो सफाई की जाती है। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक दुर्घटना घट जाती है जिसमें ये जो सफाई करने वाले हैं ये एक पर्टिकुलर गैस से इनकी मौत हो जाती है। तो इन सेफ्टी टैंक्स के अंदर कौन सी गैस रिलीज होती है जिनके कारण इनकी मृत्यु जो है वो भी हो जाती है। टॉप 5 आईआईटीज के लिए हम लोग बात करें तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा एक हाइड्रोजेल जो है इसको सबसे पहले निर्मित किया गया, और इसके द्वारा कॉर्निया जो है इसको क्या किया जाता है, हाइड्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये शुरू किया गया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स टू डील विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा यहां पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जो है अनब्रीथ लाइफ, ये आईआईटी रोपर के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस मोटर फॉर ई रिक्शा, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, और ये मान के चलिएगा कि शशि थरूर जो है वो बड़े जबरदस्त व्यक्ति है, इनके द्वारा जो इंग्लिश यूज में ली जाती है माशाल्लाह वो आधे इंडियंस के तो समझ में ही नहीं आती है। मतलब इनकी वॉकेब जो है वो बड़ी जबरदस्त है। तो यहां पर इस बुक के नाम से ही हमको पता लग रहा है कि प्राइड, प्रीजुडिश एंड पंडिट्री जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और भी कई बुक्स हैं इनकी, जानेंगे भी हम लोग उन बुक्स के बारे में। तो यहां पर बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। इन्होंने कई यहाँ पर घटनाओं को इसके अंदर शामिल किया है, यानी कि फिक्शनल और नॉन फिक्शनल यहाँ पर घटनाओं को शामिल किया है। तो भारत के एक महान लेखकों में से क्या है, एक है शशि थरूर। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे कि ये किताब जो है वो तो इनके द्वारा लिखी गई है, साथ में इनकी किताब है, बहुत फेमस है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, कई एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। अच्छा, इनकी शक्ल देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये बड़े हैंडसम रहे होंगे। ठीक है, तो खैर आप लोग इशारा समझ ही गए होंगे। शशि थरूर की एक बुक और है इन ग्लोरियस एम्पायर, ये भी इनकी किताब है। एक किताब हम लोग और देख सकते हैं जो भी बहुत फेमस हुई थी, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म, बहुत फेमस भी हुई थी और काफी इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी हुआ था। माई न्यू बुक, यानी कि शशि थरूर के द्वारा एक बुक द पैराडॉक्शियल प्राइम मिनिस्टर जो है इसको कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये पिक्चर जो है वो आप लोगों के सामने क्या यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये पिक्चर आप लोग को क्या संदेश दे रही है। ठीक है, क्या संदेश इसमें दिया जा रहा है। मतलब व्यक्ति जो है वो अपनी ही परछाई से पूछ रहा है कि भैया तू है कौन, ये बता तो दे, क्या कि क्या तेरा सलमान खान की तरह जुड़वा में जो डबल रोल था क्या वैसा तो नहीं है। पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप लोगों को तक क्या संदेश है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। टॉप 5 बुक्स की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर डेथ सर्व कोल्ड इंडिया मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डरर्स बुक जो है वो शुभ्रा मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिस्ट गांधी जो है वो जयतीर्था राव के द्वारा लिखी गई है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई बुक है।
वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये किताब जो है वो उदय महुरकर और चिरायु पंडित के द्वारा लिखी गई किताब है। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोर बुक, ये किताब जो है वो गुलजार के द्वारा लिखी गई है और बहुत फेमस किताब ये रही है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आज वीरता की। हमारे भारत के वीर पुत्र और इनको वीर चक्र से रिसेंटली सम्मानित किया गया है। यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे कि 2019 फरवरी के अंदर पाकिस्तान के द्वारा यहां पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उसकी हम लोग बात करेंगे, और उसके जवाबी कार्रवाई में भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जिसके तहत अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उनके सारे ऑपरेशन, सारे मिशन को इन्होंने फेल कर दिया था और बहुत ही बहादुरी के साथ ये भारत वापस लौट आए। तो इनकी जो वीरता है इसको सलाम है। तो आप लोग भी जो है इनके बारे में 2 शब्द कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। रिसेंटली राष्ट्रपति के द्वारा इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देखिए मेजर विक्रम बत्रा जो है वो अभी लास्ट यानी कि महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 1999 के जो कारगिल युद्ध हुआ था वहां पर वो शहीद हुए थे, तो उनको महावीर चक्र दिया गया था। बेसिकली 3 चक्र दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, तो उनको जो था मेरे हिसाब से महावीर चक्र नहीं परमवीर चक्र उनको दिया गया था मेजर विक्रम बत्रा को। तो ये तीनों चक्र जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जो है इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। जब इनको पाकिस्तान के अंदर पकड़ लिया गया था तो इनकी काफी चोटें आई थी। एक आंख जो है वो अभी भी इनकी घायल है। इनकी घायल मतलब वो निशान जो है वो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट जो है वो अभी इनके आंख पे है। फिर एक वीडियो जो था वो रिलीज किया गया था जिसके अंदर ये काफी प्रेशर के अंदर दिखाई दे रहे थे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ ही मेजर विभूति शंकर ढोडियाल को जम्मू कश्मीर एक ऑपरेशन के लिए शौर्य चक्र भी दिया गया, और जिसे उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां सरोज ढोडियाल ने प्राप्त किया है। मेजर विभूति जिस ऑपरेशन में शहीद हुए उसमें 5 आतंकवादी मारे गए और 200 किलो विस्फोटक जो था वो प्राप्त हुआ था। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। तो यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था 27 फरवरी 2019 को, वो था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, और इसी पर भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन भारत इसमें पीछे हटने वाला नहीं था, धज्जियां उड़ा दी थी पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स की, और भारत की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था वो आप लोग जरूर याद रखना, ऑपरेशन बंदर। ठीक है, तो ऑपरेशन बंदर यानी कि पाकिस्तान को हमने क्या बना दिया था, बंदर बना दिया था। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कई फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्प भी करता है। बात कर लेते हैं हम लोग अगला एक सर्वे की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। भारत के अंदर जो घरेलू कामगार हैं इनके ऊपर एक सर्वे रिसेंटली किया गया है जो कि भारत का पहला सर्वे है, और इसको भूपेंद्र यादव जो है इनके द्वारा क्या किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर, तो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इसका क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। टोटल 37 जो स्टेट्स हैं इनके 742 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये सर्वे कराया गया है, और इसमें 5.5 लाख फैमिलीज जो हैं पूरे भारत के अंदर वो कवर करती हैं। घरेलू वर्कर्स में कुक आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, होम केयर सर्विसेज जो है वो आती हैं, ट्यूशन टीचर जो हैं, वॉचमैन वगैरह वो सभी क्या होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगली खबर बहुत ही बेहतरीन है, बात की जा रही है यहाँ पर बूंदी उत्सव की। जानेंगे कि बूंदी उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। दूसरी बात, बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है ये किस स्टेट के अंदर स्थित है और क्या इसकी खास बात है। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग बूंदी महोत्सव की। तो ये 2 दिवसीय 22 नवंबर से बूंदी महोत्सव जो है वो राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट किया गया है, और बूंदी जो है वो अपनी चित्र शैली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो बूंदी जो है वो राजस्थान का एक जिला है, और ये बूंदी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अरावली रेंजेस और जो विंध्याचल है ये दोनों आपस में क्या करती है, यहाँ पर मैचअप करती है बूंदी जिले के अंदर। तो इसका गौरवशाली इतिहास जो है वो बूंदी का रहा है, और 2 दिवसीय यहाँ पर बूंदी फेस्टिवल का आयोजन करवाया गया है।
दूर दूर से पर्यटक जो है वो यहाँ की चित्र शैली को देखने के लिए आते हैं। राजस्थान को एस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्मेट किया गया था 30 मार्च 1949 को, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है 33, कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और कलराज मिश्र जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस रिसेंटली यहाँ पर चेंज हुए हैं, अकील अहमद कुरैशी को यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाया गया है। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट जो है वो 200 है। स्टेट एनिमल है कैमल, स्टेट बर्ड है गोडावन, स्टेट ट्री है खिजड़ी और स्टेट फ्लावर है रोहिड़ा। ठीक है, स्टेट स्पोर्ट जो है वो कौन सा है, बास्केटबॉल है। चलिए 23 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन जो है वो चुना गया है किसको, पूजा बदलानी को। बीआरओ के द्वारा सबसे ऊंची जो सड़क है वो उमलिंगला दर्रे के अंदर बनाई गई है। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक जो है वो आयोजित हुई है ढाका के अंदर। किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है, तो वो है प्रथम। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह जो है वो 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया है। विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। साहित्य 2020 के लिए 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रयाग थांगा को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को दिया गया है। कचरा संग्रहण के सुधार और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप जो है वो केरला के द्वारा डेवलप की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला जो है वो झांसी के अंदर रखी है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो भाषा संगम ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि रिसेंटली तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, इनके द्वारा राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर के बजाय कब मनाने की घोषणा की है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना मत भूलिएगा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है और क्विज जो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा उसे जरूर अटेम्प्ट करना है। मुझे आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा सेशन के बारे में। दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी और क्विज आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।